वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो फैक्टर एटॉमिक रेडियस के ऊपर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को जनरल पीरियोडिक चेन तो पता होता है कि अगर एटम होगा तो लिथियम बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा छोटा होगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इस चेन को सबको पता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल दे दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे SO2 है और SO3 है, और यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि ये जो सल्फर है किस मॉलिक्यूल में सल्फर का रेडियस बड़ा होगा या किस मॉलिक्यूल में सल्फर का रेडियस छोटा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे CBr CI4 इनमें से अगर कार्बन की रेडियस को कंपेयर कर किस में कार्बन का रेडियस बड़ा होगा किस में छोटा होगा, तो हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में ये जो यहाँ पे 11 टॉपिक्स है, जो पॉइंट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं और उसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ सेल्स। तो अगर हम लोग ग्रुप में देखेंगे डाउन द ग्रुप और ग्रुप नंबर 1 ले लिया तो क्या होता है, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब यहाँ पे लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s1। सिमिलरली सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, यहाँ पे हम लोग इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 1। सिमिलरली 2 8 1। अब इसको कैसे लिख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है। यहाँ पे 1 है, इनका वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसको अलग से 2 और 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 है और इसको अलग से लिखा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पे 3s अलग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको अलग से लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 और 2s में 2 और 2p में 6, तो दोनों मिला के 8 और यहाँ पे 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर पोटासियम के केस में जाएंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टली 8 8 1। रुबिडियम का 2 8 18 8 1। ओके, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो क्या हो रहा है, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है सेल, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है और यहाँ पे 5 हो जा रहा है। सिमिलरली इसमें भी बढ़ जाएगा और इसमें भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ सेल। मतलब अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप नंबर 2 में 3 में किसी में भी, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन।
स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाते हैं, और अगर डाउन द ग्रुप भी जाएंगे तो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। अब अगर हम लोग पीरियड नंबर 2 को देखेंगे तो उस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू अलोंग द पीरियड्स 0.35 करके इंक्रीज हो जाता है, और अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओके, मतलब एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ किस हिसाब से वेरी कर रहे हैं कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिलेशन है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ एटॉमिक रेडियस का प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम लोग इसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। अगर हम लोग अलोंग द पीरियड्स जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू पीरियड नंबर 2 के केस में क्या होता है 0.65 करके इंक्रीज हो जाते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट रहता है, कोई भी वेरी नहीं करते हैं। इसीलिए लिथियम एज फॉर एग्जांपल, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो क्या होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के वजह से साइज क्या हो रहा है छोटा हो जा रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन अच्छा होता है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ जेड इफेक्टिव, मतलब कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा घट जाएगा। ओके, तो यही 3 मेन पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एटॉम का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर केस में देखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर करेंगे तो जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। एज फॉर एग्जांपल SO2 और SO3, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और SO3 में +6 है। इसमें रेडियस किसमें सल्फर का बड़ा होगा, इसमें रेडियस ऑफ सल्फर किसमें बड़ा होगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा, मतलब कि एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन NN का बॉन्ड बड़ा होगा रेस्पेक्टिवली NN2 डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें वैल्यू होता है 72.5 pm, इसमें होता है 62.5 pm अप्रॉक्सीमेट, और इसमें होता है 5 pm के आसपास। ओके, एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन का। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होगा उतना ही जो एटॉमिक रेडियस है घट जा रहा है। तो इसको अगर जनरली हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस is inversely proportional with bond order। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग, तो अगर हम लोग BF3 को कंसीडर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, अब यहाँ पे फ्लोरीन क्या करते हैं, बोरोन के साथ एक बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग हो रहा है बोरोन का, और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी कम होगा बोरोन का। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा अगर बैक बॉन्डिंग होगा, पाई बैक बॉन्डिंग। ओके, पॉइंट नंबर 7 पे नेचर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नेचर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है, क्वार प्लानर या प्लानर, टेट्राहाइड्रल TD, हो सकता है लीनियर। अब अगर ऑक्टाहाइड्रल क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें जो रेडिया आएगा वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट प्लानर का रेडियाई सेम ही होता है या रेडियस, और वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है देन टेट्राहाइड्रल रेडियाई। और कितना ज़्यादा बड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेट 3%, जो टेट्राहाइड्रल का रेडिया होगा उससे 3% के आसपास ऑक्टाहाइड्रल और प्लानर रेडियाई बड़ा होता है, और उससे छोटा होगा क्या, लीनियर रेडियाई। मतलब अगर कोई कंपाउंड में कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल में कोई एटम लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो उसमें अगर उस एटम का रेडियस, सेंट्रल एटम का रेडियस मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू छोटा आएगा कंपेयर टू टेट्राहाइड्रल रेडियाई, कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल एंड प्लानर रेडियाई या प्लानर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8,
डिग्री ऑफ आयोनिक और कोवैलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ आयोनिक कैरेक्टर। मतलब कि कोई कंपाउंड में अगर बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर या फिर मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर जितना इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही घट जाएगा। एज फॉर एग्जांपल HF, इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है रेडियस का, वो क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू HF का कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर, कोई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना इंक्रीज हो जाएगा कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उतना ही क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है घट जाएगा। एज फॉर एग्जांपल CH3, CH3, CH2, डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंपाउंड है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसमें भी है sp3, इसमें sp2 और sp2 टाइप का है। इसमें क्या होगा, sp और sp टाइप। अब एक चीज़ अगर देखेंगे तो एस कैरेक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर है 50% के आसपास, तो एस कैरेक्टर इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो अगर दोनों के केस में जाएंगे तो अगर कार्बन की रेडियस को चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सबसे कम होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे एस कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक इफेक्ट, तो एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे बोरोन से आयोडीन का रेडियस बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे CI4 में स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होने की वजह से कार्बन का जो रेडियस होगा वो CI4 में बड़ा होगा विथ रेस्पेक्ट टू CBr4। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड और मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होना के मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज कर जाएगा। यही है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और ये जो डबल बॉन्ड है CC डबल बॉन्ड, ये दो CC के बीच में क्या कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर ग्राफाइट को देखेंगे
तो ग्राफाइट के केस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो C बॉन्ड है वो 3 C सिंगल बॉन्ड C के बीच में क्या होता है, रेजोनेंस करते हैं। एज ए रिजल्ट बेंजीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 के आसपास, और यहाँ पे होता है बॉन्ड ऑर्डर ग्राफाइट के केस में होता है 1.33 के आसपास। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज़्यादा है बेंजीन के केस में, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है इसमें बेंजीन के केस में कम होता है। बॉन्ड लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेट 139.5 pm के आसपास, और इस केस में क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है 142 pm के आसपास। मतलब कि अगर बेंजीन और ग्राफाइट केस में कार्बन का एटॉमिक रेडियस कंपेयर करेंगे तो बेंजीन में कार्बन की एटॉमिक रेडियस क्या होगा, छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफाइट। ओके, तो यही था आज के क्लास में।